वेलकम बच्चों। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 6 लेकर के आए हैं। पहली वीडियो में हमने 5 क्वेश्चन करवाए थे। यहाँ प्रश्न नंबर है 6। इस पाठ में एक ऐसे स्थान का वर्णन है ऐसे स्थान का वर्णन है जिसे बहुत कम लोगों ने देखा होगा। देखा होगा, परंतु इससे आपके मन में उस नगर की एक तस्वीर बनती है। किसी ऐसे ऐतिहासिक स्थल जिसको आपने नजदीक से देखा हो। देखा हो का वर्णन करें। यहाँ पर लेखक ने कहा है, इस पाठ में एक ऐसे स्थान का वर्णन किया गया है जिसे बहुत कम लोगों ने देखा होगा, परंतु इससे आपके मन में उस नगर की एक तस्वीर बनती है। किसी ऐसे ऐतिहासिक स्थल का नाम वो वर्णन कीजिए जो आपने नजदीक से देखा हो। हम ऐसे धार्मिक लगाओ ऐतिहासिक स्थल की अगर बात करें तो आपने कुरुक्षेत्र को बहुत अच्छी तरह से देखा है, क्योंकि कुरुक्षेत्र जो है वो हमारी पुरानी धरोहर है। और वैसे भी कुरुक्षेत्र महाभारत का युद्ध स्थल माना जाता है। वहां पर कौरव और पांडव जो थे उनका युद्ध हुआ था। तो यदि हम हरियाणा में स्थित किसी उस स्थान की बात करें जिसको आपने नजदीक से देखा हो तो आपके कुरुक्षेत्र ही बनता है। और वह एक ऐतिहासिक स्थल है क्योंकि इतिहास से जुड़ा हुआ है। कुरुक्षेत्र का इतिहास सदियों पुराना है। वेदों में कुरुक्षेत्र का वर्णन मिलता है। कुरुक्षेत्र को मूलतः महाभारत से जोड़ करके भी देखा जाता है। अगर मथुरा श्री कृष्ण की जन्म स्थली है तो कुरुक्षेत्र श्री कृष्ण की कर्मस्थली है। कुरुक्षेत्र की खुदाई के फलस्वरूप पुरातात्विक विद्वानों को कुछ ऐसे अवशेष मिले जो महाभारत काल से जुड़े हुए हैं। सरस्वती नदी महाभारत के युद्ध की उत्तरी सीमा को निर्धारित करती है। कुरुक्षेत्र के आसपास 48 कोस की जो परिधि है, यानी 48 कोस का जो एरिया है, वहां पर युद्ध भूमि के नाम से जाना जाता है। इस 48 कोस भूमि में महाभारत कालीन अनेक अवशेष श्री कृष्ण संग्रहालय कुरुक्षेत्र में विद्यमान है। श्री कृष्ण जी ने गीता का उपदेश कुरुक्षेत्र के ज्योतिषर में दिया था।
वहां स्थित जो वट वृक्ष है आज भी है, महाभारत कालीन माना जाता है। कहते हैं इसी वट वृक्ष के नीचे श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश अर्जुन को दिया था। कुरुक्षेत्र का एक नाम थानेश्वर है, जिसे आजकल थानेश्वर कहते हैं, जहाँ पर थानेश्वर बोलते हैं अशुद्ध भाषा में, भी रहा है। थानेश्वर अंतिम हिंदू सम्राट हर्षवर्धन की राजधानी थी। हर्षवर्धन कालीन अनेक अवशेष खुदाई के समय में मिले थे। कुरुक्षेत्र स्थित शेख चिल्ली का मकबरा यदि आपने देखा होगा, उसके पीछे कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के पुरातात्विक विभाग द्वारा निरंतर खुदाई कार्य किए जाते हैं, जिसके फलस्वरूप इतिहास के कुछ और पन्ने खोले जा सकते हैं। क्योंकि शेख चिल्ली का जो मकबरा है उसके पीछे भी ऐसे बहुत से स्थान हैं जिनको आज भी खुदाई की आवश्यकता पड़ रही है। यहाँ पर प्रश्न नंबर आता है आपका 7, नदी कुएं स्नानागार, यानी कि नदी कुएं स्नानागार यानी कि जिसको स्नान घर कहते हैं, और बेजोड़ निकासी, स्नानागार और यहाँ की बेजोड़ निकासी जो है उसके बारे में, बेजोड़ निकासी यानी कि निकासी कहते हैं निकलना, बेजोड़ पानी का निकलना, निकासी व्यवस्था को देखते हुए लेखक पाठकों से प्रश्न पूछता है लेखक पाठकों से प्रश्न पूछता है कि क्या हम सिंधु घाटी सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता को जल संस्कृति कह सकते हैं? जल संस्कृति कह सकते हैं। आपका जवाब लेखक के पक्ष में पक्ष में है या विपक्ष में? पक्ष में है या विपक्ष में? तर्क सहित उत्तर दीजिए। तर्क सहित उत्तर दीजिए। सिंधु सभ्यता के महानगर मोहनजोदड़ो की जल व्यवस्था का वर्णन लेखक ने इस प्रकार किया है कि स्तूप के टीले से दाईं तरफ लंबी गली के आगे एक महाकुंड है। यह भी पता है कि गली को देव मार्ग कहा जाता है। माना यह भी जाता है कि सिंधु सभ्यता में स्नान किसी अनुष्ठान का अंग होता है। यह कुंड करीब 40 फुट लंबा और 25 फुट चौड़ा है। इसकी गहराई 7 फुट है। इस कुंड के उत्तर और दक्षिण में सीढ़ियां नीचे कुंड की ओर उतरती हैं। इस कुंड के 3 तरफ साधुओं के कक्ष बने हैं। उत्तर दिशा में 2 पंक्तियों में 8 स्नान घर हैं। इनके दरवाजे एक दूसरे के सामने न खुलकर सीधे खुलते हैं। ये स्नानागार सिंधु सभ्यता की वास्तुकला जो है उसके अनूठे नमूने हैं। इस कुंड में पक्की ईंटों का जमाव है। ईंटों के जमाव के कारण न तो कुंड का पानी जमीन में रिसता है और न ही अशुद्ध।
जल कुंड में प्रवेश कर पाता है। कुंड के पार्श्व की दीवारें के साथ दूसरी दीवारें की गई जिसमें सफेद डामर भी एक ये पदार्थ होता है। सफेद जिसे जैसे खड़िया मिट्टी होती है, डामर का प्रयोग किया गया है। कुंड में पानी भरने के लिए एक तरफ कुआं बनाया गया है, क्योंकि दोहरे घेरे वाला यह एकमात्र ऐसा कुआं है जो पवित्र कुआं माना जाता है। कुंड से पानी बाहर निकालने के लिए नालियां बनी हुई हैं। इन नालियों की जो खास बात है, ये ऊपर से नीचे तक पक्की ईंटों की बनी हुई है और ये ईंटों से ही ढकी हुई है। मोहनजोदड़ो नगर में सड़क के दोनों ओर घर हैं, परंतु किसी भी घर का दरवाजा सड़क की ओर नहीं खुलता। पहले मुख्य गली में प्रवेश करना पड़ता है, तब कहीं आप किसी के घर में प्रवेश कर सकते हैं। प्रत्येक घर में एक स्नान घर है। घर के भीतर से मैला पानी जो है वो पानी नाली की निकासी के द्वारा बाहर होदी तक आता है और फिर बड़ी नालियों में चला जाता है। कहीं कहीं नालियां ऊपर से खुली, परंतु अधिकतर नालियां ऊपर से बंद होती हैं ताकि नालियों का जो पानी है इधर उधर न बिखरे। नगर में इमारतों के बाहर कुओं का प्रबंध है। ये कुएं पक्की ईंटों के बने हैं। सिंधु सभ्यता से जुड़े इतिहासकारों का मानना है यह सभ्यता विश्व में पहली ज्ञात संस्कृति है जो कुएं खोदकर भूजल तक पहुंचती है। अकेले मोहनजोदड़ो नगर में 700 कुएं हैं। इस प्रकार मोहनजोदड़ो में पानी की व्यवस्था एक सभ्य समाज की पहचान कराती है। लेखक द्वारा यह प्रश्न उठाना कि नदी, कुएं, कुंड, स्नानागार और बेजोड़ पानी निकासी व्यवस्था क्या सिंधु सभ्यता की नव्य जल संस्कृति है? बिल्कुल ठीक है, क्योंकि वहां का जो रहन सहन अभी यहाँ पर बताया गया है कि जल संस्कृति, जिस प्रकार से वहां पर महल समायोजन तरीके से एक योजित व्यवस्था के तरीके से महल बनाए गए हैं, तो उनसे कहीं ज्यादा मोहनजोदड़ो में सिंधु सभ्यता के अंदर जो है नालियों का आकर्षण देखते ही बनता है। नालियां ढकी हुई हैं ताकि उनके अंदर कचरा न जाए। वहां का जो नाली का निकासी का पानी वो होदी तक जाकर के गिरता है। कुंड भरने के लिए वहां पर आपको अभी बताया मैंने कि कुएं हैं और वहां पर पूरी साफ सफाई का ध्यान रखा जाता है। आज भी व्यक्ति वहां जाकर पहले जैसा जो रहन सहन था उसका अनुभव कर सकता है। यहाँ पर प्रश्न नंबर आता है आपका 8। सिंधु घाटी सभ्यता का सिंधु घाटी सभ्यता का कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिला। कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिला है। सिर्फ अवशेषों के आधार पर ही धारणा बनाई गई है। धारणा बनाई है। इस लेख में मोहनजोदड़ो के बारे में मोहनजोदड़ो के बारे में जो धारणा व्यक्त की गई है
आपके मन में इसमें प्रश्न नंबर 8 देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता का कोई लिखित साक्ष्य यानी कि कोई प्रमाण नहीं मिला, सिर्फ अवशेषों के आधार पर ही धारणा बनाई गई है। यानी कि वहां से जो अवशेष मिले हैं खुदाई के बाद, उन्हीं के ऊपर वहां के रहन सहन, वहां के जनजीवन की धारणा बनाई गई है। इस लेख में मोहनजोदड़ो के बारे में जो धारणा व्यक्त की गई है, क्या आपके मन में इसमें कोई भिन्न धारणा या कोई भाव पैदा हुआ है? तो चर्चा कीजिए। यहाँ पर मेरे मन में तो कोई अन्य धारणा या भाव पैदा नहीं होता। आपके मन में यदि कोई अन्य विचार उत्पन्न हो तो बताइए। हाँ, हमारे मन में एक धारणा उत्पन्न होती है, यदि हम कहीं पर किसी भी खंडर को खुदाई के काम से करके वहाँ पर अपनी सर्च करें, वहाँ से जो भी वस्तु मिलती हैं, तो उन वस्तुओं से हम ये अंदाज लगा सकते हैं, महसूस कर सकते हैं कि यहाँ पर रहने वाले व्यक्ति किस प्रकार का जीवन जीते होंगे। आप देखिए, जब कोई सर्च होता है, चाहे आज के युग में अनेक दवाइयाँ सर्च की जाती हैं या और भी बहुत से, आप साइंस के अंदर बहुत सारी सर्चिंग होती है, तो उनसे ये अनुमान लगाया जा सकता है कि ये वस्तु कितनी कामयाब है या कितनी थी या कितनी आगे रहेगी। हमारे मन में ये धारणा जरूर बनती है कि यहाँ पर जो खुदाई के अंदर अवशेष मिले हैं, जो स्नानागार मिले हैं, जो सड़कें देखी हैं, वहाँ पर की जो रसोई थी उसके वो देखे, महल देखे, तालाब कुएं देखे हैं, उनके आसपास बने हुए मकान देखे हैं, जो वहाँ पर भित्ति चित्र, नक्काशीदार चित्र प्राप्त हुए हैं, उनको सबको देखा। तो मेरा मानना है कि उनसे ये अनुमान लगाया जा सकता है कि वहाँ के रहने वाले जो व्यक्ति थे वो सभ्यता के साथ रहते थे। दूसरी बात कि इस पाठ के अंदर पहले भी बताया जा चुका है कि वहां पर जो समायोजित ढंग से व्यवस्था की हुई है वो केवल उनके संस्कार थे। अपने संस्कारों के अंदर ही, उनके अंदर कोई धार्मिक संस्कार, कोई परिवर्तन, ऐसा कुछ नहीं था। राजपोषी, धर्मपोषी, राजतंत्र, वो केवल उन्हें अपने अंदर जो उनके संस्कार थे उनके आधार पर ही उन लोगों ने उस नगर को बसाया होगा। वहाँ की जो योजना है, वहाँ की जो व्यवस्था वाली धारणा है, उससे तो लेखक ने भी स्पष्ट किया है कि आज भी वहाँ महसूस किया जा सकता है कि उस काल में यहाँ पर रहने वाले व्यक्ति किस प्रकार से रहते होंगे और किस प्रकार के उनके पास साधन थे। वहाँ अनेक खेती के कुछ मिले हैं अवशेष, उन्होंने अंदाज लगाया कि यहाँ पर जो लोग थे वो खेती करते थे, यानी कि पशुपालना, खेती करना उनका व्यवसाय था। अन्न उगाया भी उन्होंने। वहाँ पर बहुत सारे ऐसे गोडाउन जिनको बोलते हैं, ऐसे चीज मिले हैं जहाँ पर अन्न का भंडारण किया जाता था। उसके बाद वहाँ पर जो भी थर्ड श्रेणी के यानी कि सेकंड श्रेणी के लोग रहते हैं, उनके भी वहाँ मकान अनेक प्रकार से मिले हैं कि लेखक ने ये भी अंदाज लगाया है कि यहाँ पर गरीब लोगों का रहन सहन होगा। इनकी ओर किसी ने विशेष ध्यान नहीं दिया। जो राजमहल थे, जो बड़ी बड़ी इमारतें थी, उनके अंदर आज भी महसूस किया जा रहा था कि यहाँ पर कोई साधन संपन्न लोग रहते थे, लेकिन उन सब के अंदर वहाँ प्रेम और प्यार की भावना थी। यहाँ पर जो अवशेष थे उनके आधार पर ही लेखक ने धारणा बनाई है, और हम भी ये कह सकते हैं कि हमारे अंदर भी ये कोई धारणा है। जब आप कहीं जाते हैं, आपको कोई पत्थर का पीस मिल जाता है, कोई टुकड़ा मिल जाता है, उस पत्थर के चारों ओर सफेद रंग का धागा सा बना होता है, आप उसको शिवलिंग का नाम दे देते हैं कि ये शिवलिंग है, या आप उसे किसी ग्रह का नाम दे देते हैं कि ये कोई ग्रह उपग्रह है।
तो इसी प्रकार ऐसा नहीं है कि किसी भी अवशेष को देखकर हमारे मन में धारणा नहीं बनती। जी हाँ, हमारे मन में धारणा बन जाती है। तो कवि ने, लेखक ने यहाँ कहा है कि मेरे अंदर ऐसा कोई अलग से भाव पैदा नहीं हुआ, केवल वहाँ की जो व्यवस्था थी उसको देखकर ही मेरे मन के अंदर भाव जागे हैं। यहाँ की जो सुनियोजित व्यवस्था थी वह बहुत अच्छे तरीके की थी। यहाँ के जो लोग थे वो यानी कि दिमागदार व्यक्ति थे, जो इस प्रकार का यहाँ पर जो व्यवस्था उन्होंने मकान बनाने की, घर गांव शहर बनाने की है, वह अपने में काबिले तारीफ थी। ये प्रश्न बच्चों आज यहाँ आपके अभ्यास वाले पूरे हो गए हैं। 8 क्वेश्चन थे। क्वेश्चन थोड़े बड़े हैं, लेकिन अब यदि आप बड़े क्वेश्चन करेंगे तो इन्हीं में से आप छोटे क्वेश्चन को निकाल पाएंगे। ये सभी जो प्रश्न उत्तर हैं वो आप अपनी उत्तर पुस्तिका में अवश्य लिखेंगे।